कंपैरिजन ऑपरेटर चल रहा था ना। प्रैक्टिकल नहीं कराया था। प्रैक्टिकल नहीं कराया था। करा दिया था प्रैक्टिकल। अरे सबका थोड़ा ना बताया था। ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, सब बता दिया था। ठीक है। यहीं बैठे बैठे लॉग इन कर रहे हो क्या? कौन से नाम से? चेक क्यों कर रहे हो? चेक क्यों कर रहे हो? कल मैंने बताया था आप लोगों को, इसके अंदर डबल इक्वल आता है। ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, है ना। कल मैंने सिंगल इक्वल और डबल इक्वल में डिफरेंस बता दिया था ना। चलो नोट करो। ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है। ए डबल इक्वल टू बी करूंगा, फॉल्स आएगा। ए ग्रेटर देन बी में क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, फॉल्स आएगा। ए लेस देन बी, ट्रू है। ए लेस देन इक्वल टू बी, ट्रू है। अरे लेस देन तो है ना। और ए नॉट इक्वल टू बी में क्या आएगा? नोट कर लो। इस तरह से आप सारे कंपैरिजन ऑपरेटर को देख सकते हो। इसको नोट कर लो एक बार। तो जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर है, ट्रू फॉल्स में रिजल्ट देता है ना। हाँ हो गया यहाँ तक। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो।
लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर को बुलियन ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर को बुलियन ऑपरेटर भी बोलते हैं। और लॉजिकल ऑपरेटर भी आपका कंडीशन चेक करेगा, और अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ट्रू देगा, और फॉल्स होगा तो फॉल्स देगा। अब इसमें कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं लिख लो। एंड आता है, और आता है, और नॉट आता है। एंड ऑपरेटर को बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं। तो इसमें एंड और आपका बाइनरी ऑपरेटर है, और जो नॉट है वो आपका यूनरी ऑपरेटर। एंड और डबल ऑपरेंड के साथ काम करेगा, और यूनरी नॉट जो है वो सिंगल ऑपरेंड के साथ। ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? तो अभी मैंने जो कंपैरिजन ऑपरेटर बताया और लॉजिकल बताया, दोनों का डिफिनीशन सेम है। तो अगर आपसे डिफरेंस पूछ लिया तो क्या बताओगे? कब हम लॉजिकल यूज करेंगे और कब कंपैरिजन यूज करेंगे? डिफरेंस क्या है दोनों में? किसी को कुछ आइडिया है? काम दोनों का सेम है, दोनों में आउटपुट सेम आएगा, दोनों में स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं। हाँ। तो अगर आपसे डिफरेंस पूछ लिया कंपैरिजन में और लॉजिकल में तो क्या बताओगे? आपको ये बताना है एट ए टाइम, अगर हमें सिंगल कंडीशन चेक करना है तो हम कंपैरिजन यूज करेंगे, और एट ए टाइम मोर देन वन कंडीशन चेक करना है तो लॉजिकल। आई बात समझ में? सिंगल कंडीशन के लिए कंपैरिजन, और मल्टीपल कंडीशन के लिए लॉजिकल। कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करके आप एक साथ मल्टीपल कंडीशन चेक नहीं कर सकते। डिफरेंस क्लियर? तो सिंगल कंडीशन जब आपको चेक करना होगा तब तो आप कंपैरिजन यूज करोगे, और अगर मल्टीपल कंडीशन एक साथ चेक करना होगा तब क्या यूज करोगे? लॉजिकल। डिफरेंस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि एंड में और में क्या डिफरेंस है। तो आपको ये बताना है कि एंड के केस में सारे कंडीशन ट्रू होने चाहिए। एंड में अगर एक भी कंडीशन उसको फॉल्स मिल गया तो आंसर फॉल्स देगा, और में एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू। जब तक सारे फॉल्स नहीं होंगे आंसर फॉल्स नहीं हो। आई बात समझ में? एंड और में डिफरेंस क्लियर? एंड के केस में
सारे कंडीशन ट्रू होने चाहिए। मान लो आपके पास 10 कंडीशन है और 10 में से आपके पास 9 कंडीशन तो ट्रू है और एक कंडीशन फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। ठीक है, तो एंड के केस में सारे कंडीशन ट्रू होना चाहिए, और के केस में एक भी कंडीशन ट्रू है तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। इतना क्लियर? और जो नॉट ऑफ का ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर जस्ट उल्टा काम करता है, ट्रू को फॉल्स बताएगा और फॉल्स को ट्रू बताएगा। एग्जाम्पल देखें, नोट कर लिया यहाँ तक सबने? हमने ए की वैल्यू 10 ले ली और बी की वैल्यू 20 ले ली। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे दो कंडीशन दिया। ठीक है, ए लेस देन बी एंड बी ग्रेटर देन ए। अभी तो आपका दोनों कंडीशन ट्रू है, तो आंसर क्या आएगा? ठीक है, अब मैंने एक कंडीशन तो ट्रू दिया और दूसरा कंडीशन फॉल्स, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। अब यहीं पे अगर मैं और ऑपरेटर लगा दूं तो ट्रू आ जाएगा। और के केस में जब तक सारा कंडीशन फॉल्स नहीं होगा तब तक आंसर फॉल्स नहीं है। ठीक है, नोट कर लो। एंड के केस में सारा कंडीशन ट्रू होना चाहिए और के केस में एक भी कंडीशन ट्रू है तो आंसर ट्रू है। हो गया यहाँ तक? अब आपका नॉट कैसे काम करता है ध्यान से देखना। अभी क्या आएगा? है, और अगर आपने इसको नॉट के साथ दे दिया तब क्या आएगा? ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? है, ट्रू है, और नॉट के साथ लगाएंगे तो क्या आएगा? ठीक है, तो ये ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू बताता है। नॉट ऑपरेटर समझ में आया कैसे काम कर रहा है? तो जस्ट आपका अपोजिट काम करता है। ठीक है,
यहाँ तक हो गया सबका? अभी मैंने बताया कि जो नॉट ऑपरेटर होता है वो यूनरी होता है। तो समझ में आ रहा है यूनरी कैसे है? कोई भी ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों साइड अगर वेरिएबल या वैल्यू होता है तो उसको बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है। अब जो नॉट ऑपरेटर है, इसके एक ही साइड तो वेरिएबल है, दोनों साइड नहीं है ना। अगर इधर भी होता तो फिर बाइनरी होता। इस वजह से नॉट ऑपरेटर आपका क्या है? यूनरी। ठीक है। तो कोई भी ऑपरेटर के केवल एक साइड वेरिएबल या वैल्यू होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनरी। ठीक है। अब आप लोग को यूनरी और बाइनरी समझ में आ गया। और पाइथन में टर्नरी ऑपरेटर होता नहीं। चलो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट कौन सा है? पांचवा है। मेंबरशिप ऑपरेटर। तो मेंबरशिप जो ऑपरेटर है ये आपका एक स्पेशल ऑपरेटर होता है। वो नहीं पकड़ा दिया। मेंबरशिप ऑपरेटर सबको क्लियर हो रहा है? तो ये आपका एक स्पेशल ऑपरेटर होता है। और जब भी ये काम करेगा तो मोर देन वन वैल्यूज के साथ, सिंगल वैल्यू के साथ काम नहीं करता। इसमें कौन कौन सा ऑपरेटर आता है लिख लो। इसमें इन आता है और नॉट इन आता है। तो ये एक स्पेशल ऑपरेटर है जो C++ में नहीं होता, पाइथन में नया है। ठीक है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर जब भी काम करेगा मल्टीपल वैल्यूज के साथ, सिंगल वैल्यू के साथ काम नहीं करेगा। एग्जाम्पल देखें। अब पाइथन में अगर आपको एक साथ मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना है तो उसके लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट देना होगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने मल्टीपल वैल्यू क्या किया? स्टोर कर दी। तो स्क्वायर के अंदर अगर आप मल्टीपल वैल्यू देते हो, अब इसका अगर आप टाइप पता करोगे तो लिस्ट आएगा। कोई डाउट? तो जब भी आपको मल्टीपल वैल्यू एक साथ अगर स्टोर करना होगा तो इसके लिए आपको लिस्ट बनाना होगा। इतना हो गया। अब आपका मेंबरशिप ऑपरेटर काम कैसे करता है? मान लो आपने इसमें दे दिया 40,
इन ए, तो ट्रू आया। अब ये क्या करेगा, वन बाय वन चेक करेगा। पहले इस पे चेक करेगा 0 इंडेक्स पे, फिर 1 इंडेक्स पे, फिर 2 इंडेक्स पे, तो वन बाय वन ये चेक करता जाएगा। अगर मिल गया तो ट्रू देगा, और नहीं मिला तो फॉल्स देगा। तो ये दोनों ऑपरेटर भी इन और नॉट इन और ट्रू फॉल्स में आपको आउटपुट देगा, ठीक है। अब जैसे 15 नॉट इन दे दिया मैंने, तो अब क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। 50 जो है ए के अंदर नहीं है, तो ट्रू फॉल्स में आउटपुट आता है। समझ में आया? नोट कर लो। इन और सर नॉट इन ऑपरेटर मेंबरशिप समझ में आ रहा है? हाँ जी। सर मेंबरशिप ऑपरेटर को सर मतलब जैसे आईटेट के लिए भी तो यूज कर सकते हैं कि या मतलब। हाँ जी, हाँ जी, ये जस्ट लाइक लूप का काम करता है। वन बाय वन चेक करेगा, अगर मिल गया तो ट्रू, नहीं मिला तो फॉल्स। हाँ, हो गया यहाँ तक। इसको आप स्ट्रिंग के साथ भी यूज कर सकते हो। मान लो मैंने एक स्ट्रिंग में वेलकम स्टोर कर लिया। अब मेरे को चेक चेक करना है कि इसमें कम है कि नहीं है, तो ट्रू बताएगा। अब मेरे को चेक करना है कि इसमें वेल है कि नहीं है, फॉल्स बताएगा। कैरेक्टर बाई कैरेक्टर को कंपेयर करता है। तो यहाँ पे डब्लू कैपिटल में है ना, और हमने क्या दे दिया, स्मॉल में। इस तरह से आप इन और नॉट इन को यूज कर सकते हो। सबको क्लियर हो रहा है? तो अगर आपने कैपिटल में दे दिया, ट्रू आ जाएगा। इन और नॉट इन समझ में आ गया सबको कैसे काम कर रहा है? तो मेंबरशिप जो ऑपरेटर है, सिंगल वैल्यू पे काम नहीं करता, मल्टीपल वैल्यू पे काम करता है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा, मेंबरशिप। यहाँ तक हो गया सबका? इसका भी आउटपुट आपका ट्रू फॉल्स में आएगा, ठीक है। आगे देखें। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। आइडेंटिटी ऑपरेटर।
हो गया सबका? आइडेंटिटी अभी आपका एक स्पेशल ऑपरेटर होता है जो C++ में नहीं होता, और ये किसी भी वेरिएबल का आइडेंटिटी चेक करेगा कि वो इक्वल है या नहीं है। ठीक है, और ये सिंगल वैल्यू पे भी काम करता है और मल्टीपल वैल्यू पे भी काम करता है। ठीक है, और इसमें दो ही ऑपरेटर आपको मिलेंगे, इज और इज नॉट। ठीक है, तो अब ये काम कैसे करता है देख लो। ए इज बी फॉल्स आएगा, और ए इज नॉट बी ट्रू आएगा। आ गई बात समझ में? इसको आप सिंगल वैल्यू पे भी काम कर सकते हो और मल्टीपल वैल्यू पे भी कर सकते हो। में कोई कंफ्यूजन किसी को? इज और इज नॉट सिंगल वैल्यू पे भी काम करता है और मल्टीपल वैल्यू पे भी काम करता है। आ रहा है सबको समझ में? हो गया यहाँ तक? में कोई कंफ्यूजन है किसी को? अब आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा, अभी ये जो मैंने आइडेंटिटी चेक की है इज और इज नॉट से, ये काम हम कंपैरिजन से भी कर सकते हैं। तो ये भी तो काम वही कर रहा है, जो काम हमने आइडेंटिटी से किया वही सारा काम आपका कंपैरिजन से हो रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया कि कंपैरिजन ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर में डिफरेंस क्या है, सब करेगा। ये देखो, जो काम मैंने कम आइडेंटिटी से किया वही काम मैं कंपैरिजन ऑपरेटर से कर रहा हूँ, काम तो कर ही रहा है। डिफरेंस क्या है फिर? आइडेंटिटी ऑपरेटर से पार्टनर में सेम काम कर रहा है। क्वेश्चन ये है कि कंपैरिजन ऑपरेटर में और आइडेंटिटी ऑपरेटर में डिफरेंस क्या है? नहीं, यहाँ पे भी तो वो नहीं कर रहे। अभी जो काम मैंने आइडेंटिटी से करके दिखाया वही सारा काम मैंने कंपैरिजन से करके दिखाया। यहाँ तो कुछ भी डिफरेंस नहीं दिख रहा। क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिटी ऑपरेटर आया क्यों जब हमारा सारा काम कंपैरिजन से हो जा रहा है। तो कुछ तो डिफरेंस होगा, जहाँ पे आपका कंपैरिजन ऑपरेटर फेल कर जाएगा और वहां पे हमें ओनली आइडेंटिटी ऑपरेटर ही यूज करना होगा। ठीक है, अभी जो मैंने एग्जांपल बताया है ये दोनों के लिए सेम है। यहाँ पे आप
चाहो तो कंपैरिजन यूज करो या आइडेंटिटी यूज करो, दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करोगे तो आंसर गलत आएगा, यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर फेल कर जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना होगा, आइडेंटिटी। तो मैंने a की वैल्यू 9 ले ली, ठीक है। इसका अगर मैं टाइप पता करूंगा तो क्या बताएगा, इंटीजर। और b की वैल्यू मैंने 9.0 ले ली, फ्लोट। अब अगर मैं यहाँ पे a इक्वल इक्वल टू b लगाऊंगा तो वो ट्रू बताएगा, जो कि गलत है। अगर मैं वैल्यू के अकॉर्डिंग देखूं तब तो करेक्ट है, आप 9 लिखो या 9.0 लिखो, बात तो एक ही है। लेकिन अगर मैं डेटा टाइप के अकॉर्डिंग देखूं तब तो ये ट्रू गलत है ना, ये आपका इंटीजर है और ये फ्लोट है। तो अब यहाँ पे अगर मैं a इज b लगाऊंगा तो फॉल्स आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है वो वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप को भी चेक करता है, जबकि कंपैरिजन ऑपरेटर ओनली वैल्यू को चेक करता है, डेटा टाइप को चेक नहीं करता। तो जब भी आपको कहीं ऐसी सिचुएशन मिल जाए कि मेरे को वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप को भी चेक करना है तो वहां पे आप आइडेंटिटी ऑपरेटर यूज करो, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस बताना है, नोट कर लो, ठीक है। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप को भी चेक करता है, जबकि कंपैरिजन ऑपरेटर ओनली वैल्यू को चेक करता है, डेटा टाइप को चेक नहीं करता। अदरवाइज यहाँ पे भी फॉल्स आता। तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। ठीक है, विदाउट। अब आप लोगों को मेंबरशिप और आइडेंटिटी ऑपरेटर क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट लिखो। सेवेंथ है वॉलरस ऑपरेटर। और मैंने बताया था कि ये वॉलरस ऑपरेटर कब आया था, यानी कि पाइथन 3.8 से पहले वॉलरस ऑपरेटर नहीं था, ठीक है। अब इसका नाम वॉलरस ऑपरेटर क्यों रखा, आपने वॉलरस एनिमल देखा है, टीवी में देखा होगा, ओरिजिनल तो देखा नहीं होगा, एक्चुअल में देखा है। ये है वॉलरस, देखा है, टीवी में देखा होगा, ठीक है। तो वॉलरस ऑपरेटर, इसका जो आइज है और जो टीथ है उसी के जैसा होता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, वॉलरस ऑपरेटर। तो वॉलरस ऑपरेटर इसको बोलते हैं कोलन इक्वल को, ठीक है। तो इसका आइज और टीथ इसके जैसा है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, वॉलरस ऑपरेटर। समझ में आ रहा है। तो एक बार वॉलरस ऑपरेटर के बारे में नोट कर लो।
इसकी वजह से वॉल्डर्स ऑपरेटर बोलते हैं। देख लो, पढ़ लो क्या कह रहा है। समझ गए? इस वजह से इसका नाम वॉल्डर्स ऑपरेटर रख दिया गया। तो इंटरव्यू में पूछ ले तो बता देना। और ये कोड को ऑप्टिमाइज करने का काम करता है। आरी भाषा में जो काम आप 2 लाइन में करोगे वो काम आपको ये 1 लाइन में कर देता है। ठीक है? हो गया? तो कोलन और इक्वल को हम वॉल्डर्स ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है? हैं? हाँ हाँ, पूरा साथ में ही है, अलग अलग थोड़ा है। कोलन अलग करोगे, इक्वल अलग करोगे। अरे, तभी तो ये वॉल्डर्स होगा, अभी तो दिखाया। तुमने ध्यान से देखा नहीं, क्यों नहीं मिल रहा? मिल तो रहा है। तुम एक्चुअल में देखोगे क्या? चलो आगे देखो। एग्जाम्पल देखिए कि कैसे काम करता है। एग्जाम्पल से पता चल जाएगा वॉल्डर्स कैसे काम करता है। हाँ, सबका हो गया, बताऊं? तो बेसिकली ये कोड को ऑप्टिमाइज करेगा। ठीक है? तो आगे हम इसका यूज करेंगे। जैसे मान लो आपने ए की वैल्यू 10 दे दी। ठीक है? और प्रिंट में ए दोगे तो क्या आएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है? तो ये आपको 2 लाइन लिखना पड़ा। ये काम आप ऐसे नहीं कर सकते। आप चाहो कि प्रिंट के अंदर ए में ये वैल्यू असाइन भी हो जाए और डिस्प्ले भी हो जाए, तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन हमें करना है 1 लाइन में। तो वॉल्रस ऑपरेटर, ये वॉल्रस ऑपरेटर ए में 10 असाइन भी कर देगा और डिस्प्ले भी कर देगा। तो ये 2 लाइन वाला काम 1 लाइन में हो गया।
तो बिना वॉल्डर्स के ये डायरेक्ट आप कर ही नहीं सकते। एडवांटेज समझ में आया? तो ये एडवांटेज है वॉल्डर्स का, ठीक है। तो कोड को ऑप्टिमाइज कर देता है। आगे कुछ प्रोग्राम्स जब हम बनाएंगे ना, तो वहां पे इसका बहुत ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। तो कोलन और इक्वल साथ साथ आएगा, है ना। चलो आगे देखिए अब। अब आप लिखो बिट वाइज ऑपरेटर, लास्ट है ना। हाँ हो गया। तो बिट वाइज ऑपरेटर जो है 0 1 पे काम करता है, ठीक है। और बिट वाइज ऑपरेटर पूरे होल पाइथन में इसका यूज आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। इसका रियल यूज, हंस करो, लेकिन इंटरव्यू में जरूर पूछेगा, ठीक है। तो मैंने बताया था इंटरव्यू में वही वही चीजें ज्यादा पूछी जाती है जो यूज नहीं होता। तो इसका रियल यूज बिट वाइज ऑपरेटर का एम्बेडेड प्रोग्रामिंग में होता है। एम्बेडेड प्रोग्रामिंग सुना है आपने? ट्रैफिक लाइट देखा होगा, रेड ग्रीन येलो होता है, वो एप्लीकेशन एम्बेडेड प्रोग्रामिंग का है।
वहां पे बिट वाइज ऑपरेटर यूज हो रहा है जो 0 1 पे काम कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस जो बनते हैं वहां पे आपका बिट वाइज ऑपरेटर यूज होता है। ठीक है, तो इसका यूज आपको कहीं मिलेगा नहीं पूरे होल पाइथन में, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए, इंटरव्यू में पूछेगा। अब इसका वर्किंग बताऊं? नहीं नहीं, जो नंबर चेंज होते रहते हैं अपने आप, रेड ग्रीन येलो होता है ना, नंबर चेंज होता है। तो इतना बात समझ में आ गया? अब बिट वाइज ऑपरेटर को समझने के लिए आपको दो चीजें पहले से पता होना चाहिए। आप लोगों ने लॉजिक गेट्स पढ़ा है? एक तो लॉजिक गेट्स के बारे में पता होना चाहिए। मल्टीपल अलग अलग गेट होता था, एंड गेट, और गेट, नॉट, एक्सओआर, बहुत सारे होते हैं। एक तो लॉजिक गेट्स के बारे में पता होना चाहिए आपको, और दूसरा नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है, ऑक्टल होता है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो समझ लो इसको पहले। तो जब तक आपको लॉजिक गेट के बारे में पता नहीं होगा तब तक आप बिट वाइज ऑपरेटर को समझ नहीं सकते। ठीक है, तो सबका अलग अलग ट्रूथ टेबल होता है, तो नोट करो। एंड का, एंड लॉजिक गेट का अगर मैं ट्रूथ टेबल लिखूं, एक्स और वाई इनपुट है और ये आपका रिजल्ट है। ठीक है, तो एंड लॉजिक गेट का जो ट्रूथ टेबल होता है, अगर एक्स की वैल्यू 0 है, 0 का मतलब फॉल्स, और वाई की वैल्यू भी 0 है, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? फॉल्स आएगा। अगर एक्स की वैल्यू ट्रू है और वाई की वैल्यू फॉल्स है, तो रिजल्ट हमेशा फॉल्स ही आएगा। अगर एक्स की वैल्यू फॉल्स है और वाई की वैल्यू ट्रू है, तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो जब तक दोनों इनपुट और ट्रू नहीं होगा तब तक आउटपुट ट्रू नहीं होगा। तो इसी ट्रूथ टेबल पे आपका बिट वाइज एंड ऑपरेटर काम करता है। अभी इसका वर्किंग देखेंगे, नोट कर लो। तो अगर आपका ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि एंड के केस में सारे ट्रू होने चाहिए, अभी बताया था। तो अगर आपका x इनपुट ट्रू है और y इनपुट ट्रू है, तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। अब लिखो और का, और का जो लॉजिक गेट होता है ट्रूथ टेबल, अगर एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू हो जाता है, और दोनों फॉल्स होगा तभी फॉल्स होगा। नोट कर लो। कितना समझ में आया सबको? एंड और लॉजिक गेट क्लियर हो गया? तो आपका बिट वाइज और ऑपरेटर इसी लॉजिक गेट पे काम करता है। ठीक है, तो ये ट्रूथ टेबल आपको याद रखना होगा। अब लिख लो एक जो और का, ये हो गया ना? इसमें क्या होता है? 0 0 दोनों फॉल्स है तो फॉल्स ही होगा।
एक ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा। इसमें अगर दोनों ट्रू होता है तो आंसर फॉल्स हो जाता है। ठीक है, एंड और एक्सो और तीनों का ट्रूथ टेबल क्लियर। किसी को कोई डाउट? और नॉट का ट्रूथ टेबल जो होता है, फॉल्स का ट्रू और ट्रू का फॉल्स, जस्ट उल्टा। इसमें सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट होता है। अब आपको चारों का ट्रूथ टेबल क्लियर हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? एग्जाम्पल देखें। अब ये काम कैसे करता है पाइथन में? ट्रूथ टेबल तो पता चल गया सबको। तो इसी ट्रूथ टेबल पे आपका बिट वाइज एंड और एक्सओर और नॉट काम करता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने ट्रूथ टेबल पढ़ा होगा ये लॉजिक गेट, तो कुछ ऐसा बनाया होगा आप लोगों ने। ठीक है, कोई डाउट? तो ये आपका एंड गेट है, ये और गेट है, ये एक्सक्लूसिव और गेट है। ठीक है, चलो अब हमें इसका वर्किंग देखना है कि ये काम करता कैसे है। मान लो मैंने ए की वैल्यू रैंडम 72 ले ली, कुछ भी वैल्यू ले लो, है ना। और बी की वैल्यू मैंने 120 ले ली। ठीक है, अब मैं ए बिट वाइज एंड बी यूज करूंगा और इसको मैं एक सी वेरिएबल में स्टोर कर ले रहा हूँ। अब आपका जो सी का रिजल्ट है सेम ही आ गया, कुछ और ले लो। 96 ले लो और बी की वैल्यू 45 ले लो। ठीक है, अब हमें समझना है कि ए और बी के बीच में जब मैंने बिट वाइज एंड ऑपरेटर परफॉर्म किया तो ये 32 कैसे आया। ठीक है, और इसी ए और बी के बीच में अगर मैंने बिट वाइज और ऑपरेटर यूज किया तो आउटपुट क्या आया? बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो अब ये आउटपुट आ कैसे रहा है? ठीक है, और इसी ए और बी के बीच में अगर मैंने बिट वाइज एक जो और ऑपरेटर यूज कर लिया तो आउटपुट क्या आ गया? नोट कर लो। तो अब हमें इसको प्रूफ करना है कि ये सी की वैल्यू और 32 कैसे आया और 109 कैसे आया। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? कोई कंफ्यूजन? हाँ, नोट कर लो।
रियल में इंटरनली सिस्टम में आपका ये लॉजिक गेट काम कर रहा है और उसके बाद वो ऑपरेशन परफॉर्म करके आपको ये रिजल्ट दे रहा है। तो अब इसका वर्किंग देखें कैसे काम कर रहा है। हो गया सबका? यही वैल्यू मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब वो इंटरनली काम कैसे कर रहा है, ए में जो भी आपने वैल्यू लिया है, ठीक है, 96, पहले उसको वो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर रहा है। और बाइनरी नंबर आपने पढ़ा होगा 8 डिजिट का होता है, 0 1 के फॉर्म में। आ रही बात समझ में? तो ये नंबर सिस्टम में इसको डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। आ रही बात समझ में? तो सबसे पहले मैं डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करूं, तो इसके लिए आप क्या करना, ऑनलाइन टूल यूज कर लेना। तो गूगल पे डालना डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर, ठीक है। तो जैसे ही आप डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर डालोगे, आपको एक ऑनलाइन टूल मिल जाएगा और यहाँ पे डेसिमल नंबर डालना। क्या था? 96 था। तो हमने 96 को कन्वर्ट किया किस में? बाइनरी में, डेसिमल टू बाइनरी। अब आपका बाइनरी क्या आया? ये आया। इसको आप कॉपी कर लो यहाँ पे। तो एक आपको बाइनरी नंबर मिल गया। अब ये कितने डिजिट का है? और जितने डिजिट कम हो 8 में, एक 0 स्टार्टिंग में लगा देना। 8 डिजिट का होना चाहिए, कोई डाउट? बाइनरी नंबर आपका 8 डिजिट का होता है। तो जितने डिजिट कम हो स्टार्टिंग में उतने 0 ऐड कर देना। लास्ट में अगर आपने ऐड कर दिया तो बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाएगा। स्टार्टिंग में 0 लगाने का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। अब मैं क्या करूं, अब 45 को कन्वर्ट करूं। तो अब मैंने 45 को बाइनरी में कन्वर्ट किया, ये आया। अब इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लो। कितने डिजिट का है? 6। तो स्टार्टिंग में मैं दो 0 ऐड कर दूं। इतना क्लियर? तो ये आपका ए का बाइनरी नंबर है और ये बी का है, ठीक है। मतलब ये 96 का है और ये 45 का। इतना क्लियर है? अब आप क्या करो, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में बिट वाइज एंड ऑपरेटर परफॉर्म करना है। तो यानी कि एंड वाला लॉजिक गेट अप्लाई करोगे। तो बताओ, 0 0 0 1 0 0 1 हो जाएगा। तो अगर इन दोनों के बीच में आप एंड लॉजिक गेट परफॉर्म करोगे तो यही तो आउटपुट आएगा। अब इस आउटपुट को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आउटपुट यही 32 आएगा। आई बात समझ में? तो ये देखो, अब मैंने इसको कॉपी करके, अब मैंने यहाँ पे उल्टा कर दिया, बाइनरी टू डेसिमल। और जैसे मैंने ये वैल्यू पेस्ट किया, कन्वर्ट करूंगा तो 32 आना चाहिए। अब प्रूफ हो गया कि कैसे 32 आया। कोई कंफ्यूजन? चलो और देखो, अब इन्हीं दोनों के बीच में अगर मैं और लॉजिक गेट परफॉर्म करूं तो क्या होगा बताओ? 0 ये तो आएगा। अब अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 109 आना चाहिए। तो अब आपको प्रूफ हो गया कि कैसे काम कर रहा है ये।
ठीक है, तो अब आपको बीट वाइज ऑपरेटर समझ में आ गया कैसे काम कर रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन? तो एक बार आप लोग ट्राई करके देख लेना। तो अब आप लोगों को बीट वाइज एंड और एक्सोर नॉट समझ में आ गया। अब हमें देखना है लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट काम कैसे करता है। देखें, इसमें तो कोई डाउट नहीं है अभी तक। चलो ध्यान से सोच देखना। ए में मैंने 7 ले लिया, ठीक है, और इसमें लेफ्ट शिफ्ट 1 किया, आउटपुट क्या आ गया 14। लेफ्ट शिफ्ट 3 किया, आउटपुट क्या आ गया 56। लेफ्ट शिफ्ट 4 किया, तो अब हमें देखना है कि ये आउटपुट 14, 56, 112 आ कैसे रहा। आ गई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन? तो यहाँ पे भी काम वही हो रहा है, पहले वो 7 को, है ना, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर रहा है और उसके बाद वहां से फिर लेफ्ट शिफ्ट कर रहा है। कैसे, देखो ध्यान से। एक्स की वैल्यू मान लो 7 है, ठीक है, हाँ, इसको जब आप बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करोगे तो ये आया। कोई डाउट? अब यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट 1 कर रहे हो, तो लेफ्ट शिफ्ट 1 करने का मतलब देखो क्या होगा इसमें। लेफ्ट शिफ्ट 1 करने का मतलब ये वाली वैल्यू गायब हो जाएगी, एक, ठीक है, क्योंकि 1 आपने किया है। अगर मैं लेफ्ट शिफ्ट 2 करता तो यहाँ से 2 जीरो गायब हो जाता। आ रही बात समझ में? अब ये वाला जीरो इस पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा, 1 बाई 1 सारे ये लेफ्ट में क्या होंगे, शिफ्ट होते जाएंगे। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये जो बचा इसकी जगह पे 0। तो अब आने के बाद यही तो आउटपुट आएगा, और इसको जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आउटपुट क्या आएगा। अब आया समझ में? अब जैसे इस पे आपने लेफ्ट शिफ्ट 3 अप्लाई कर दिया तो ये 3 जीरो गायब हो जाएगा, ये वाला 0 यहाँ, ये 1 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे, और ये 0 यहाँ पे। क्लियर हुआ? और 3 जीरो आगे ऐड हो जाए। अब लेफ्ट शिफ्ट समझ में आया कैसे काम कर रहा है, और राइट वाले में इधर से गायब होता है। अब आ गई बात समझ में? तो अब बीट वाइज ऑपरेटर समझ में है 0 1 पे कैसे काम करता है। कोई कंफ्यूजन है? अरे राइट शिफ्ट ये है, ये ऐसे जाएगा। जीरो क्यों होगा, ये देखो, ए में 7 ले लिया है ना, और इसमें आप राइट शिफ्ट 1 कर रहे हो, ठीक है। हाँ तो 7 में तो कर रहा हूँ। अभी तो 7 ही है कि एक ही वैल्यू, क्या करूँ, 3 कर दूँ? हाँ ठीक है, तो बस वही समझना है कि कैसे कैसे हो रहा है। आ रही बात समझ में? तो बस आपको ये याद रखना है कि राइट शिफ्ट में इधर से ये गायब होगा, ठीक है,
और उसने 0, तो ये जब ये गायब होगा तो ये वाला इस पोजीशन पे आ जाएगा, ऐसे शिफ्ट होता जाएगा। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। ठीक है, तो यूज होना नहीं है, लेकिन बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्लियर हो गया। तो अब आप लोग को सारा ऑपरेटर अच्छे से समझ में आ गया। ऑपरेटर में कोई डाउट अभी तक? अब आपसे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछेगा, जितने भी मैंने ऑपरेटर्स बताए हैं, कौन सा ऑपरेटर का प्रेसिडेंस ऑर्डर सबसे हाई होता है और कौन से ऑपरेटर का प्रेसिडेंस ऑर्डर सबसे लो होता है। तो आपने बोर्ड मास का रूल पढ़ा होगा, पढ़ा है सबने? ब्रैकेट ऑर्डर डिवीजन। तो ये एक इमेज डाउनलोड किया है, इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि जो लॉजिकल ऑपरेटर है एंड और नॉट, उसका प्रेसिडेंस ऑर्डर सबसे लो होता है। और एक्सपोनेंट ऑपरेटर बताया था पावर के लिए, उसका प्रेसिडेंस ऑर्डर सबसे हाई होता है। तो हाई और लो याद रखना है, बीच वाला उतना पूछेगा नहीं आपसे। समझ गए? तो ये इमेज मैं गूगल क्लासरूम में शेयर कर दूंगा, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो मैंने टोकन्स बताया था, तो टोकन्स में सारा हो गया। अब लास्ट बस बचा है डेटा टाइप्स। तो अब हम कल से डेटा टाइप्स स्टार्ट करेंगे, और जब आपका डेटा टाइप्स कंप्लीट हो जाएगा देन तब प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगा। अभी तक तो अल्फाबेट चल रहा है। ठीक है, तो मेन पाइथन तब स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अभी डेटा टाइप करने में 5-7-8 क्लास होगी अभी डेटा टाइप में। चलो आगे कल करते हैं।